औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर 3 का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको पेपर पैटर्न और बोर्ड एग्ज़ाम के मुतल्लिक बहुत सी बातें बताई थीं जो कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन वो शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक कि टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा ये शुरू करवाऊँ, आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से क्या अहमियत रखता है, कितने मार्क्स का इसमें से पेपर आ सकता है। तो इस सिलसिले में बात यह है कि इसमें से कम अज़ कम 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, और साथ 3 MCQs भी आते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल चैप्टर है। उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और साथ साथ इसके नोट्स बनाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को समझने के बाद लर्न भी करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का टॉपिक ये है टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। बेटा असल में ये एवरेजेस का चैप्टर है और एवरेज की डिफरेंट काइंड्स हैं और हमने इसमें एवरेज की 5 काइंड्स पढ़नी हैं। उसमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आएंगे, लास्ट पे आप मीडियन और मोड के मुतल्लिक पढ़ेंगे। ये सब एवरेज की टाइप्स हैं और आपने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 में ये पहले से पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये सबसे पहले जो टॉपिक हमने यानी आपने मैट्रिक में पढ़ा है वो अर्थमेटिक मीन ही था। बहरहाल हम नए सिरे से शुरू करते हैं ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन उस वक्त रह गई है या आप किसी वजह से ये चैप्टर तैयार नहीं कर सके, चैप्टर नंबर 6, तो अब आपको अच्छी तरह इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। टॉपिक में लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा का पता कैसे चलता है, इनमें फ़र्क क्या है। बेटा अनग्रुप डाटा वो होता है कि जो एज इट इज़ कैलकुलेटेड वैसे का वैसा ही पेश कर दिया जाए किसी के सामने। यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन इकट्ठे किए। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ जी आपके कितने मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में क्लास 10 में, साथ वाले स्टूडेंट के कितने हैं, कोई कहता है 70 हैं, 73 हैं, 60 हैं, 40 हैं। तो दरअसल आपने ये डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि डाटा कलेक्शन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं वो आपका डाटा है। तो आपने जो कलेक्शन की डाटे की लिखते गए कि फ़लाँ बच्चे के इतने मार्क्स हैं, फ़लाँ के इतने हैं, तो ये अनग्रुप डाटा है। लेकिन अगर उसमें कोई तब्दीलियां लाकर हम उसको अरेंज करके लिख दें या हम उसके ग्रुप्स बना लें कि 60 से 70 तक इतने बच्चे हैं, उनकी तादाद इतनी है, 40 से 50 तक इतने हैं, 50 से 60 तक इतने बच्चे हैं, तो वो जब उसमें ये तब्दीली लेके आएंगे, उसको अरेंज करेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे, उसकी क्लासेस बनाएंगे,
तो वो आपका ग्रुप डाटा बन जाएगा। ये सारा साल ये मसला रहता है बच्चों के साथ, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कि वो पूछते हैं कि सर ये जो अब क्वेश्चन आपने दिए है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो आप एक सिंपल और सादा सी बात याद रख लें कि अगर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है अगर उसमें फ्रीक्वेंसी भी साथ दी हो, यानी कि तादाद, कि आपको एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या वैसे ही फ्रीक्वेंसी लिख दी है FREQUENCY, या फ्रीक्वेंसी की सिंपल लिख दी है F, तो आपने समझ लेना है कि ये ग्रुप डाटा है। बात मैं फिर दोहरा देता हूँ, भूलनी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में जो आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है उसमें साथ उसकी फ्रीक्वेंसी का जिक्र है, फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है, तो वो हर सूरत में ग्रुप डाटा होगा। और अगर आपको सिंपल वैल्यूज़ बताई गई हैं कि 10 है, 15 है, 16, 17 इस तरह, लेकिन उसकी तादाद का, उसकी फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया गया, तो वो बेटा अनग्रुप डाटा होगा। ठीक है, साथ साथ भी हम दोहराते रहेंगे अनग्रुप और ग्रुप डाटा का फ़र्क, लेकिन ये मैंने जो फ्रीक्वेंसी वाली बात बता दी है ये आप सिर्फ याद रख लें, तो आपको अनग्रुप और ग्रुप डाटा में डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि डाटे दो किस्म के होते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। अर्थमेटिक मीन एवरेज की एक टाइप है, पहली जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये मैंने जो लिखा है अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन, मीन, तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि अर्थमेटिक मीन को सिंपल मीन भी कह सकते हैं बाज़ औक़ात, और सिर्फ मीन भी कह सकते हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि उन्होंने कहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स, फाइंड द मीन, या कह दें वो फाइंड द सिंपल मीन, तो तीनों ही सेम बातें पूछी गई हैं कि आपने अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। ये बात मुकम्मल हुई। इसके बाद ये ज़रा सिंबल्स देख लें कि अगर अर्थमेटिक मीन है तो सिंपल इसका फार्मूला है समेशन x/n, और ये जो x बार लिखा गया है ये असल में AM की अर्थमेटिक मीन की सिंबल है। अर्थमेटिक मीन का ये शार्ट है AM, और उसकी सिंबल है जो यूज़ होती है वो x बार और y बार भी यूज़ हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा कि x बार यूज़ करनी है कि y बार यूज़ करना है? तो उस सिलसिले में बात बेटा ये है कि अगर तो उसने वैल्यूज़ को डिनोट किया हो x से कि ये x वैल्यूज़ हैं, x लिख के फिर उसके सामने वैल्यूज़ दी गई हों, नीचे दी गई हों, तो फिर तो वो आप लिखेंगे x बार और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं वैल्यूज़ का नाम y रख दिया गया हो तो फिर आप ये सिंबल और ये फार्मूला यूज़ कर लें। ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों वेरिएबल्स हैं। वैल्यूज़ को x से भी ज़ाहिर किया जा सकता है और y से भी। अच्छा जी, इसके बाद ये बताया गया है कि ये जो समेशन x या समेशन y लिखा है तो इसका मतलब है सम ऑफ x वैल्यूज़, और अगर समेशन y की सूरत है तो वो सम ऑफ y वैल्यूज़ होगा। और n आपको पहले भी पता होगा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। n किसकी सिंबल लेते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी वैल्यूज़ वेरिएबल की दी गई हैं उनकी तादाद कितनी है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम बेटा सिर्फ दो मेथड पढ़ेंगे। वैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। उनके नाम ये हैं डायरेक्ट मेथड, अभी करेंगे हम अनग्रुप वाला केस, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड नहीं उसको कह सकते, बल्कि शॉर्टकट मेथड भी कभी कभी कह देते हैं। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और फाइंड द अर्थमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ये एक ही बात है, एक ही मेथड के 2 नाम हैं। इसके बाद
इनके मैंने फार्मूले लिखे हैं, अनग्रुप वाले फार्मूले हैं ये, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक अनग्रुप फाइंड डाटा को के मीन फाइंड करने वाला है। तो आपने देखा कि एक है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में वही जो सिंपल फार्मूला यूज होता है वो वही है कि अर्थमेटिक मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वैल्यूज ओवर एन। उसके बाद दूसरा मेथड है, क्या नाम बताया उसका, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो उसका फार्मूला इससे डिफरेंट है। तो अर्थमेटिक मीन, जिसको एक्स बार भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब इसमें आपके लिए दो नई चीजें आ गई हैं, एक ए का जिक्र है और एक डी का, ठीक है। और उस वक्त तक आपको परेशानी रहेगी जब तक मैं आपको इनके मुतल्लिक ना बता दूं कि ये ए क्या होता है और कहां से आएगा, और डी का क्या मतलब है, और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले में ज़ाहिर है यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए तवज्जो फरमाएं कि ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन या सपोज्ड मीन, यानी कि ये ऐसी वैल्यू है जिसको आप कह सकते हैं कि ये अज्यूम्ड फर्जी मीन है, कि ऐसे ही फर्ज किया हुआ है, एक्चुअल मीन नहीं है। और इसको कभी कभी सपोज्ड मीन बल्कि कभी कभी प्रोविजनल मीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप अज्यूम्ड मीन एक याद रख लें, क्योंकि ये ए से शुरू होने वाला वर्ड है, ए अज्यूम्ड मीन। तो अब आपको मैंने ये बताना है कि ये ए आएगा कहाँ से। ये बेटा आपकी जो वैल्यूज़ दी होंगी डाटे में, अभी उसका प्रैक्टिकल भी आगे आ रहा है कि किस तरह डाटा दिया होगा और कैसे ए को सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा कि ए आप गिवन वैल्यू में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आमतौर पर बुक्स में जो सेंटर में वैल्यू होती है ना, तकरीबन सेंटर में, उस वैल्यूज़ को ले लेते हैं। तो बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं, अगर 8 हैं वैल्यूज़ तो उसका सेंटर क्या बनता है, 7 वैल्यूज़ है तो वो तो ठीक है, 3 उधर छोड़ दें 3 उधर छोड़ दें तो 4th वैल्यू सेंटर बनता है, लेकिन 8 के मतलब परेशान होते हैं। तो मैं आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि आपने जब भी ए वैल्यू सपोज करनी है तो आप फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स ले लें या फर्स्ट वैल्यू ऑफ वाई वैल्यूज़, कि आप छोड़ें कि कौन सी लेनी है, आप आंखें बंद करके कि जो आपकी डाटे में पहली वैल्यू है उसको ए सपोज कर लिया करें, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। बस कह देंगे सर ने बताया था कि पहली वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो ये डिसीजन हो गया कि ए अज्यूम्ड वैल्यू होती है या अज्यूम्ड मीन इसको कहते हैं। तो इसके बाद डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू डेविएशन, और डेविएशन किसी ना किसी वैल्यू से ली जाती है, तो वो हमने किससे लेनी है, एज्यूम्ड मीन से। यानी कि जब डेविएशन का कॉलम बनाना है तो उसमें आपने तमाम वैल्यूज़ की जो एक्स या वाई की सूरत में दी गई हैं उनकी डेविएशन लेनी है एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन को हमने क्या लिया है, ए। इसका मतलब है कि डेविएशन इक्वल टू एक्स माइनस ए, कि ये हम डेविएशन ले रहे हैं सारी वैल्यूज़ की, और किससे ले रहे हैं, एज्यूम्ड मीन से, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब आपको ये फार्मूले में जो यूज़ हो रहा है ए, उसका भी पता चल गया कि ये हम फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स उससे ले लेंगे ए, और जो डी है पहले तो डी का कॉलम निकालेंगे फिर ही उसको सम करेंगे तो समेशन डी आएगा। तो डी हमें एक्स माइनस ए का कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी कि तमाम एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस करते जाएंगे तो आपका डी का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप उसका सम कर लेंगे और फिर आप उसको फार्मूले में पुट कर देंगे। अब आपको सारी बातें जब ये क्लियर हो चुकी हैं, आपने आज का जो टॉपिक है उसमें मेन बात यही है कि ये अनग्रुप डाटा इसमें यूज़ हो रहा है, और डायरेक्ट मेथड से आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, और अनग्रुप डाटा वाला ही केस है, और आपने इनडायरेक्ट मेथड जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं उससे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है,
जिससे तमाम बातें जो अभी आपको क्लियर अगर नहीं भी हुई तो वो सारी सामने आ जाएंगी कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा दिया गया है 5 है, 15, 25, 40, 55। अब मीन इसका निकालना है, अर्थमेटिक मीन, और किस तरीके से निकालना है? पहले उसने कहा है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जब वो डायरेक्ट मेथड कह रहा है तो आपकी नज़र इधर जानी चाहिए कि इसका डायरेक्ट मेथड से फार्मूला हमारा ये मौजूद है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वैल्यूज ओवर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी ये पहले पे ही रहें आप, ताकि स्टेप वाइज काम हो और आपको साथ साथ समझ आ जाए। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं x की। आप x को डिनोट करके, ठीक है, ऊपर लिखें हेडिंग और नीचे उसके 5, 15, 25, 40 और 50 आपने लिख दिया। तो अब फार्मूला पहले देखें कि क्या डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें समेशन x चाहिए, तो आपने x को प्लस कर दिया, समेशन मीन सम होता है, तो करें 5 और 5 10 और 5 15 और 5 मिलाएं तो 20 बन जाएगा 0, और 2 आपका कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 5 14, और आपका समेशन बेटा x आ गया, समेशन x आपका आ गया 140 के इक्वल। अब n की क्या वैल्यू है जो फार्मूला डिमांड कर रहा है? वो इसकी तादाद है वैल्यूज़ की। इधर से काउंट कर लें 1 2 3 4 5, या इधर से कर लें, तो n हमारे पास 5 है। अब क्योंकि हम पहले डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं पहला ये पार्ट, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप लिख लें जो डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप के केस में यूज़ होता है, जो मैं पहले से लिखवा चुका हूँ। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू पुट कर दें 140 और n की वैल्यू 5। 140 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 4 0 मिल जाएगा, साथ 40 बन जाएगा, 5 8 ज़ार 40। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट हल हो चुका है कि हमने डायरेक्ट मेथड से इस डाटे का, जो कि अनग्रुप डाटा है, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है जो 28 है। अब बेटा हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि हम अर्थमेटिक मीन ही निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने ये फार्मूला यूज़ नहीं करना डायरेक्ट वाला, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, वो फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले आप ये लिख लें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इससे क्या होगा, फार्मूला लिखने से हमें नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि एक तो हमें ए की ज़रूरत है, और ए का जिक्र पहले हो चुका है, मैंने बताया है कि ये एक्स में से ही कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं, और बल्कि मैंने ये भी बता दिया है कि आप सिर्फ एक वैल्यू ही ले लें और वो पहली वैल्यू ले लिया करें ए की, उसको ही ये सपोज कर लिया करें। तो आपने ये x दोबारा लिखा है, ये सोल्यूशन ये भी, और डी का कॉलम बनाना है आपको पता है। तो अब आ जाए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फार्मूला लिखने के बाद आपने दोबारा वही x वैल्यूज़ लिख ली। अब a हमने सपोज कर लिया 5, क्यों कि मैंने बता दिया है कि आप पहली वैल्यू ही x की a सपोज कर लिया करें। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है, ताकि आपके नोट्स पे महफूज हो जाए कि सर ने यही बताया कि पहले ही वैल्यू इस्तेमाल कर लिया करें। तो a की वैल्यू हमारी बेटा 5 आ गई। अब हमें ये समेशन d चाहिए, लेकिन समेशन तो तब करेंगे जब हमारे पास d कॉलम मौजूद होगा। अब इधर d लिख लें, लेकिन अब d किसके इक्वल है ये हमने पढ़ा हुआ है कि d डेविएशन को कहते हैं, और डेविएशन कहाँ से लेनी है, किस वैल्यू से, अज्यूम्ड मीन से, a से। तो d का ये फार्मूला है कि d इज इक्वल टू होता है x माइनस a। तो मैंने a की जगह, क्योंकि 5 हमने सपोज कर चुके हैं, तो आप x माइनस 5 लिख देंगे इधर, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन है सिंपल
कि आप x की वैल्यू पहले लिखें, ये 5 है पहली वैल्यू 5 और -5 जो कि a की वैल्यू है तो वो 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू आप चेंज करेंगे, जाहिर है क्योंकि इसके सामने d निकाल रहे हैं तो ये 15 आ जाएगा, लेकिन a कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 5 हम फ़र्ज़ कर चुके हैं, तो 15 में से 5 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। फिर आप 25 ले लेंगे x की वैल्यू ये और -5 कर देंगे, जो a है 20 आ जाएगा। 40 - 5 35 के इक्वल। फिर लास्ट वाली वैल्यू है 55, तो 55 में से वही a जो 5 है वो माइनस कर दें तो 50 आ जाता है। इस तरह हमने d का कॉलम कंप्लीट कर लिया है। अब फार्मूले में समेशन d हमें चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि जो d डेविएशंस की वैल्यू आई हैं उनको सम कर लेंगे, उनको जमा कर लेंगे। तो ये आप समेशन d 0 0 5, ये 5 ही आ जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6 होता है और 6 में 5 ऐड करें तो 11 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास समेशन d की वैल्यू 115 आ चुकी है। अब आपने फार्मूले में सिंपल, ये आप इधर अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें सिर्फ सिंबल यूज़ कर लें तो ये भी अंडरस्टूड है कि अर्थमेटिक मीन ही सिंबल है। तो अब इस फार्मूले में जो कि हमने याद कर लिया है कि इनडायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू होता है a प्लस समेशन d/n। a की वैल्यू पुट की बेटा प्लस समेशन d/n। n सेम है 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यूज़ की तादाद। तो अब आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ये याद रखना है, क्योंकि ये सिंपल 5 बाद में प्लस कर लेंगे। तो इस डिवीजन को पहले हल कर लें। 115 कैलकुलेटर पे लिखें डिवाइड 5, तो उसका आंसर आ जाएगा 23। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका अर्थमेटिक मीन, जिसको x बार भी कह सकते हैं, वो 28 आ गया। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो पहले जो अर्थमेटिक मीन आया था जिसमें डायरेक्ट मेथड यूज हुआ है वो भी 28 आया है, और उसी डाटे का अर्थमेटिक मीन जिसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला यूज़ किया है वो भी 28 आया है। असल में बात यह है कि हमने क्योंकि अर्थमेटिक मीन ही निकालना था और अर्थमेटिक मीन के डिफरेंट मेथड्स हैं फाइंड करने के, दो हमने अनग्रुप वाले केस में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तीसरा हम कल पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों मेथड से क्योंकि हमने उसी डाटे का अर्थमेटिक मीन ही निकाला है तो वो सेम ही आना चाहिए था, लेकिन अगर डाटा डिफरेंट होते, ठीक है, फिर तो जाहिर है उनका अर्थमेटिक मीन डिफरेंट ही आना था। तो आपका ये क्लियर हो गया आपको कि अगर एक ही डाटा हो तो हम डिफरेंट मेथड से उसका मीन फाइंड करें तो वो सेम ही आना था और वो सेम ही आया है। ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स में या मैथमेटिक्स के काम में बहुत ज़रूरी ये बात होती है कि टीचर के समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन वो घर के लिए देते हैं सेम तरीके के, उनको किया जाए। ठीक है। तो आपने भी ये होम असाइनमेंट के तौर पर मैंने एक सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन यूजिंग नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मैंने सिर्फ लिख दिया शॉर्टकट मेथड। इधर इनडायरेक्ट मेथड भी लिखा जा सकता है, ये दोनों सेम है। यूजिंग वैल्यूज़, ये सिंपल सी वैल्यूज़ हैं। तो आपने बिल्कुल इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए, इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ये बेटा घर से क्वेश्चन करके लाना है। ठीक है। इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।